Hello students, today we are going to learn about the division of Himalayas. In the previous video we learned about the Himalayan mountains and in this video we will learn about the division of Himalayas, यानी कि किस तरह से हिमालयस को बांटा गया है, किन किन रीजन्स में बांटा गया है और इस डिविजन्स के पीछे किस तरह से रिवर्स ने मेन रोल अदा किया है। तो स्टार्ट करते हैं। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा जो हमने लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स पढ़ा था पीछे कि जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज हैं, लेसर हिमालयाज हैं या शिवालिक, ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा हमारे हिमालयस को जो रीजन्स हैं वेस्ट से ईस्ट में पड़ने वाली रीजन्स के हिसाब से भी इनको बांटा गया है। ये जो डिविजन्स हैं, दीज डिविजन्स हैव बीन डेमरकेटेड बाय रिवर वैलीज। इन डिविजन्स को कैसे डेमरकेटेड किया गया है रिवर वैलीज ने, किस तरह से इनको अलग अलग बांटा है। For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as पंजाब हिमालय। और उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं कि जो हिमालयाज का जो पार्ट इंडस और सतलुज रिवर के बीच में पड़ता है, इसे हम परंपरागत रूप से पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत। और बट इट इज आल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। और अगर हम इसके रीजन्स की बात करें, रीजनली नेम जो बात करें, हम इनके क्षेत्र के हिसाब से इनकी बात करें तो इसे उन क्षेत्र में कश्मीर हिमालयन के नाम से या हिमाचल हिमालयन के नाम से भी जाना जाता है वेस्ट से ईस्ट पार्ट की ओर। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कमायू हिमालयन। और जो पार्ट हिमालयस का जो पार्ट सतलुज और काली रिवर्स के बीच में पड़ता है और उसे हम कमायू हिमालयास के नाम से जानते हैं। द काली एंड टिस्टा रिवर्स डेमोक्रेट द नेपाल हिमालयास एंड पार्ट लाइंग बिटवीन टिस्टा एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालयास। और इसी तरह से जो रिवर्स काली और टिस्टा रिवर्स के पार्ट के बीच का जो पार्ट है, यानी जो काली और टिस्टा रिवर्स के बीच का जो पार्ट है वो उसको नेपाल हिमालयास के नाम से जानते हैं। और जो एरिया टिस्टा और दिहांग रिवर्स के बीच में पड़ता है उन्हें हम असम हिमालयास के नाम से जानते हैं। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज, यानी कि इन नेम्स के अलावा, यानी जो नेपाल हिमालयस की बात करें, असम हिमालयस की बात करें, इनके अलावा इनके कुछ एक रीजनल नेम्स भी हैं। इनके रीजनल नेम भी दिए गए हैं अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर। आप फाइंड आउट कर सकते हैं सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयस। ये आपका होमवर्क है कि आपने फाइंड आउट करना है कुछ कौन कौन से रीजनल नेम्स हैं इन हिमालयस के अलग अलग एरियाज में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसको मैं अब आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो है हमारे जो पार्ट हैं, जो एरिया है वेस्ट टू ईस्ट का, उसे किस तरह से अलग अलग रूप से बांटा गया है। इसे हम इस इमेज के द्वारा समझते हैं। ये जो एरिया है, जो एरिया इंडस और सतलुज के बीच में बटा हुआ है, इसे हम पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं। ये जो पार्ट है, वेट करिए, अभी देखिएगा आप कि कौन कौन सा पार्ट जो है पंजाब हिमालयस के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है इंडस और सतलुज के बीच का, इसे हम पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं। और इसका रीजनल नेम जो है मैंने अभी आपको बताया था, कश्मीर या हिमाचल हिमालयस के नाम से भी इनको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इनके अलग अलग नेम है, रीजनल नेम भी हैं, कश्मीर और हिमाचल हिमालयस के नाम से भी इनको जानते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स, यानी जो सतलुज और काली रिवर्स के बीच का जो पार्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कमायू हिमालयस के नाम से जानते हैं। और जो पार्ट जो है काली और टिस्टा रिवर्स के बीच में पड़ता है उसे हम नेपाल हिमालयस के नाम से जानते हैं। उसे हम, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, नेपाल हिमालयस के नाम से जानते हैं। इस तरह से इनके अलग अलग नेम हैं। इसके बाद जो आता है असम हिमालय की अगर बात करें हम, तो ये जो पार्ट है इसे हम असम हिमालयस के नाम से जानते हैं। ये कौन सा पार्ट है, असम हिमालयस का पार्ट है। और ये कौन कौन सी नदीज के बीच में आता है, जैसे हमने बाकी रिवर्स के बारे में पढ़ा, तो जो टिस्टा और दिहांग रिवर्स के बीच का जो पार्ट है, जो एरिया है जो टिस्टा एंड दिहांग रिवर्स के बीच का है, उसे हम असम हिमालयस के नाम से जानते हैं। तो इस इमेज से हमने समझा कि जो पहला पार्ट है वो पंजाब हिमालय का है। उसके बाद जो रिवर्स ये
वाला जो पार्ट है इसे हम कमायू हिमालयंस के नाम से जानते हैं, कमायू हिमालयस, क्योंकि ये जो है सतलुज रिवर और काली रिवर्स का पार्ट है, इसे कमायू हिमालयस के नाम से जानते हैं। और जो एरिया काली एंड तिस्ता रिवर्स के बीच में पड़ता है उसे हम नेपाल हिमालयस के नाम से जानते हैं। और जो एरिया तिस्ता और दिहांग रिवर्स का पार्ट है उसे हम असम हिमालयस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो ईस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्री बनाई है वो ब्रह्मपुत्रा, हिमालयस की जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर का योगदान है इसमें। बियॉन्ड द दिहांग कॉर्स द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ये पार्ट है ब्रह्मपुत्रा का, इसे हम कौन सी जो मार्क्स ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालयस और दिहांग और से एक शार्पली किसकी ओर मूव कर जाता है, साउथ की ओर। और कहाँ फैल जाता है, ईस्टर्न बाउंड्री की ओर फैल जाता है इंडिया की। एंड दे आर नोन एज पूर्वांचल। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स, क्योंकि ये पूर्व की ओर पड़ता है इसलिए इसे पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं, या ईस्टर्न हिल्स के नाम से, या पूर्वांचल या ईस्टर्न पार्ट ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी इनको जानते हैं। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो हिल्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ओर जो हिल्स की जो क्या है बाउंड्रीज हैं, ये किससे बनी हुई हैं, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, जो कि विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। जो कौन सी रॉक्स हैं, ये फॉर्म करती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। और यहाँ पर क्या है, घने जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। जिस तरह से पैरेलल रेंजेस और वैलीज चलती है उसी तरह से ये भी जो फॉरेस्ट हैं वो डेंस फॉरेस्ट हैं, मोस्टली पैरेलल ही चलते हैं। किसके साथ साथ, जो रेंजेस ऑफ हिमालयस हैं और जो वैलीज हैं वो इसी का निर्माण करते हैं। जो पूर्वांचल है कंप्राइजेज दी, जो पूर्वांचल है वो कौन से पार्ट को उसमें आते हैं, आपके पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, द नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स, ये इसका पूर्वांचल का हिस्सा है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि किस तरह से डिवीज़न हुआ है। हमने पूरे अच्छे से पढ़ा कि हिमालयस का जो हिमालयन माउंटेन्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस तरह से रिवर्स ने इसको डेमोक्रेट किया है, किस तरह से बटा है, और किस तरह से इनके रीजनल नेम्स कैसे कैसे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द नर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नर्दर्न प्लेन्स का निर्माण कैसे हुआ है, जो कौन कौन सी नदियों ने इसमें अपना रोल अदा किया है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो नर्दर्न प्लेन्स हैं, द नर्दर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर्स। कौन कौन सी थ्री मेजर रिवर्स ने रोल अदा किया है, द इंडस है, द गंगा है एंड द ब्रह्मपुत्रा, और अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, इसके साथ साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज। तो अब नर्दर्न प्लेन्स बना कैसा है कि पूरा का पूरा जो नर्दर्न प्लेन्स है इसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और इनके साथ साथ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इन्होंने इनका निर्माण करने में, जो उत्तरी मैदान हैं उनको बनाने में इनका योगदान है। हम क्या मानते हैं कि जो जैसे इंडस नदी के द्वारा जो पाकिस्तान का जो मेजर एरिया बना है, जो प्लेन एरिया बना है, और जैसे गंगा नदी के द्वारा जैसे यूपी, बिहार और इधर से झारखंड, वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, ब्रह्मपुत्रा की अगर हम असम की बात करें, तो ये जो पार्ट हैं ये किसके द्वारा, ये पूरे के पूरे पार्ट को हम नर्दर्न प्लेन का नाम देते हैं। जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और इसके साथ साथ इनके साथ जो ट्रिब्यूटरीज अगर इनमें मिल जाती हैं तो उनके कारण जिस प्लेन एरिया का निर्माण हुआ है उसे हम नर्दर्न प्लेन का नाम देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी होती हैं। आपने अभी एक वर्ड आया ट्रिब्यूटरीज, जो सहायक नदियाँ होती हैं। जैसे ये एक नदी बह रही है, गंगा रिवर, हम इसको नाम देते हैं गंगा रिवर बह रही है, और इस गंगा रिवर्स में ये एक मेजर रिवर है और इसमें कुछ एक छोटी छोटी नदियाँ, जैसे गंगा के अंदर यमुना आकर मिल जाती है या कोई और नदियाँ आकर मिल जाती हैं। तो इस तरह से जब कुछ एक नदियाँ आकर बड़ी नदियों में आकर, छोटी छोटी नदियाँ आकर बड़ी नदी का पार्ट बन जाती है, इसे हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। और इसी तरह से अगर कुछ एक जो नदियाँ हैं इसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं
अलग हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, बड़ी नदी से कुछ छोटी नदियाँ अलग हो जाती हैं, तो ये क्या बन जाती हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बन जाती हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब आपको पता चल गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी होती हैं और ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे नदर्न प्लेन्स बने हैं उसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के अलावा जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज, जो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं, उनके कारण नदर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। द डिपोजिशन दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सोइल, क्योंकि ये नदियाँ जो है अपने साथ सिल्ट एंड सेडिमेंट्स जो कैरी करती हैं, दे डिपोजिट, ये डिपोजिशनल जो वर्क होता है ये अपने साथ जो है मोस्टली क्या बनाती हैं, एल्यूवियम का जो यहाँ डिपोजिशंस होता है उसके कारण यहाँ पर एल्यूवियल सोइल का निर्माण होता है। यानी जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट में कौन सी सोइल पाई जाती है, वो एल्यूवियल सोइल पाई जाती है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयज ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। और इस तरह से ये जो डिपोजिशनल वर्क हुआ है एल्यूवियम का लाखों वर्षों में, किसके फुटहिल्स में, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस, यानी जो फुटहिल्स हैं हिमालयस के, शिवालिक द्वारा जो एरिया है और उसके फुटहिल्स में लाखों वर्षों में जो ये जो सेडिमेंट्स या एल्यूवियम का जो डिपोजिशन हुआ है उसी कारण से जो एल्यूवियम सोइल का निर्माण हुआ और उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ। और ये एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला है, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये पूरा एरिया जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, यानी इनकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है, 2400 किलोमीटर है। और अगर हम इसकी जो ब्रॉड कितने हैं, ये चौड़े कितने हैं, ये हैं 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक की इनकी ये ब्रॉड हैं, ये चौड़े हैं। और ये डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन होता है। जो नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया होता है ये एक यहाँ पर एल्यूवियल सोइल का पाया जाना, और एल्यूवियल सोइल जहाँ पाई जाती है वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड अच्छी बनती है, वहाँ फर्टाइल लैंड होती है, और फर्टाइल लैंड होने के कारण वहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा होता है। और जहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा होता है वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलता है, काम मिलता है, खेतों में काम मिलता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है, वो किस पर निर्भर करती है अपनी लाइवलीहुड के लिए, वो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है। 2/3 पार्ट ऑफ जो कंट्री है वो क्या करता है, वो एग्रीकल्चर करता है, खेती बाड़ी करता है। तो इसलिए ये जो एरिया है वो क्या होता है, वो जो है पॉपुलेटेड एरिया होता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, विद ए रिच सोइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई। और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, और फेवरेबल क्लाइमेट मिलने के कारण नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और ये एक एग्रीकल्चर बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट इंडिया का कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम जो रिवर्स हैं, जो रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स की रिवर्स कमिंग फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो नदियाँ नदर्न माउंटेन से बहती हैं वो डिपोजिशनल का काम करती हैं। एंड इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप, और लोअर कोर्स में क्या होता है कि जेंटल स्लोप होने के कारण जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो डिक्रीज हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवरन आइलैंड्स। अब इसको भी मैं समझाने का प्रयत्न करूँगा कि मान लीजिए ये माउंटेन्स हैं, ये क्या है, माउंटेन्स हैं, और ये जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर जब नदी यहाँ ऊपर ये हिस्से से बहती है तो इनकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, ढलान ज़्यादा होने के कारण, स्पीड ज़्यादा होने के कारण, तो ये अपने साथ क्या करती हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको भी बहा कर ले आती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर निचले हिस्से में भेज देती हैं। और जब ये प्लेन एरिया में पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है ढलान कम होने के कारण जो पानी जो है अपने साथ क्या करता है, जो पेबल्स, जो कंकर पत्थर हैं उनको जमा कर देता है, छोटे छोटे कंकर पत्थर को डिपोजिशनल वर्क कर देता है। और वहाँ पर क्या होते हैं, जो पानी यहाँ पर स्पीड स्लो होने के कारण यहाँ पर रिवराइन आइलैंड बन जाते हैं। मान लीजिए क्या है कि यहाँ पर पेबल्स इकट्ठे हो गए और नदी बह रही है, तो नदी का जो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, और ये क्या बन जाते हैं, ये जो एरिया है वो क्या कहलाता है, रिवराइन आइलैंड्स का एरिया कहलाता है। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि रिवराइन आइलैंड्स कैसे होते हैं और कैसे इनका निर्माण होता है।
मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉर्दर्न माउंटेन से जो रिवर्स बहती हैं वो डिपोजिशनल वर्क करती हैं, अपने साथ सिल्ट एंड सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं। जब ये लोअर कोर्स में आती हैं तो जेंटल स्लोप होने के कारण जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर है वो कम हो जाती है, जिसके कारण रिवराइन आइलैंड्स का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे कि जो रिवर्स हैं इन द लोअर कोर्स split into numerous channels due to the depositional of silt. These channels are known as distributaries. अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जब लोअर कोर्स में ये रिवर्स आती हैं तो यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाती हैं डिफरेंट किसमें, न्यूमरस चैनल्स में, डिपोजिशनल सिल्ट के डिपोजिशनल वर्क के कारण। और इन चैनल्स को हम किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। जो द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इसे 3 सेक्शन में बांटा गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज पंजाब प्लेन्स फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और जो वेस्टर्न पार्ट है इसे हम किस नाम से जानते हैं, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स को भी जिस तरह से हिमालयस के डिफरेंट नेम थे और किस तरह से इनको बांटा गया था, इसी तरह से नॉर्दर्न प्लेन को भी जिस तरह से माउंटेन्स को बांटा गया, इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स को भी ब्रॉडली डिफरेंट 3 सेक्शन में बांट दिया गया है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट को किस नाम से जानते हैं हम, पंजाब हिमालयस के नाम से। यानी जो वेस्टर्न पार्ट है हिमालयस का उसे हम किस नाम से जानते हैं, वो कहलाता है आपका पंजाब हिमालयस, पंजाब प्लेन्स। और ये किसके कारण बने हैं, इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है इन नदियों के कारण पंजाब प्लेन्स का निर्माण हुआ है। और जो लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन है वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। पीछे भी हमने पढ़ा था। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज ऑरिजिनेट इन द हिमालयस। ये कहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं, ये हिमालयस में ओरिजिनेट होती हैं। और दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। यानी यहाँ पर मुख्य तौर पर कौन सा चाहिए, जो प्लेन का जो मुख्य एरिया होता है वहाँ पर क्या है, दोआब्स। डू यू नो, आपको पता है दोआब क्या होता है? दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। यानी दो का मतलब क्या है, दो मतलब 2 एंड आब मतलब पानी, वाटर। इस तरह से जो पंजाब है वो 5 बना है 2 वर्ड से, पंज जमा में क्या, पंज मतलब 5 और आब मतलब वाटर, तो पंजाब। तो यानी जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, ये एक नदी है, ये रीजन है। और जो ये बीच का जो रीजन है, 2 नदियों के कारण के बीच का जो रीजन है उसे हम दोआब कहते हैं। तो 2 रिवर्स के बीच का ये था दोआब के बारे में। अब हम पढ़ते हैं गंगा जो प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, बिटवीन घग्गर एंड टिस्टा रिवर्स के बीच में फैला है। अब इससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है हमारा निर्माण हुआ है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। अब पहले हमने इंडस रिवर का पढ़ा कि किस तरह से इंडस रिवर के कारण जो है मेजर पार्ट ऑफ द जो पाकिस्तान है उसका प्लेन एरिया का, नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। अब हम पढ़ेंगे गंगा प्लेन के कारण वो कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड टिस्टा रिवर्स के बीच तक का है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। पर्टिकुलरली इन असम लाइज दी ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अगर हम पर्टिकुलरली असम की बात करें तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा प्लेन है और बाकी क्या है, गंगा प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसे हम जनरली किस नाम से डिस्क्राइब करते हैं, फ्लैट लैंड के नाम से, जिसमें विद नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होती इसके रिलीफ में। लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू, वेरिएशंस होती हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में भी वेरिएशंस होती हैं। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। यहाँ पर वास्ट प्लेन्स में भी क्या है, डिफरेंट तरह की क्या है रिलीफ फीचर्स हैं। रिलीफ फीचर्स के बारे में आप जानते हो कि किस किस तरह की रिलीफ फीचर्स होती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। तो हमारे जो उत्तरी मैदान है उनको हम 4 रीजन में बांट सकते हैं। द रिवर्स, कौन कौन सी रिवर्स? Rivers after descending from the mountain deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर in width lying parallel to the slope of शिवालिक। जो नदियाँ माउंटेन से डिसेंड होने के बाद ये जमा करती हैं पेबल्स। मैंने आपको पीछे भी बनाकर दिखाया था कि जो माउंटेन से रिवर्स बहती हैं तो अपने साथ कंकर पत्थर को जमा करती हैं। ये जो पेबल्स हैं 8 से 16 किलोमीटर की नैरो बेल्ट ऑफ बन जाती है, 8 to 16 किलोमीटर, जो पैरेलल चलती है स्लोप ऑफ द शिवालिक। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, भाबर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। इसे मैं बताता हूँ किस तरह से भाबर बेल्ट में डिसअपियर हो जाती हैं। ये देखिए कि एक माउंटेन से जब
नदियाँ बह रही हैं तो अपने साथ पेबल्स जमा कर रही हैं। अब ये जो पेबल्स हैं, ये पेबल्स हैं, और जब एक नदी यहाँ से बह रही है तो इनके बीच में से होकर बहती है, नीचे से होकर बह जाती है, और यहाँ पर इस पेबल्स वाले एरिया में क्या हो जाती है, जो नदी है वो डिसअपियर हो जाती हैं, यानी दिखती नहीं है, गायब हो जाती हैं, क्योंकि ये नदी जो है इसके नीचे नीचे एक एरिया से बह रही है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये जो बेल्ट है, ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट में ये डिसअपियर हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज एंड क्रिएट ए वेट, और साउथ ऑफ दिस बेल्ट इस बेल्ट के दक्षिण हिस्से में ये जो स्ट्रीम्स हैं और जो रिवर्स हैं दोबारा फिर से मर्ज हो जाती है, री एमर्ज हो जाती हैं, और एक यहाँ पर वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन बनाती है, जिसे हम तेराई रीजन बोलते हैं। दिस वाज थिकली फॉरेस्टेड रीजन्स फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर थिकली फॉरेस्टेड रीजन है, घने वन हैं यहाँ पर और जंगल हैं। ये जो फॉरेस्ट हैं इन्हें क्लियर किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, और जो माइग्रेंट्स आए थे पाकिस्तान से वो यहाँ पर आकर सेटल हो गए थे। और यहाँ पर आप दुधवा नेशनल पार्क को भी इसी रीजन में लोकेट कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको जो पेबल्स के बारे में बताया या जो मैंने आपको भाबर के एरिया के बारे में बताया, उसे हम समझते हैं कैसे इसका निर्माण होता है। ये देखिए कि जो हिमालयन रीजन है, हिमालय से नदियों का बहना हुआ, यानी यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है, और निचले हिस्से में आकर ये जो भाबर का रीजन है यहाँ पेबल्स इकट्ठे हो गए, इसे हम भाबर का रीजन कहते हैं, जहाँ नदियाँ जो है डिसअपियर हो जाती हैं, और फिर यहाँ पर आकर तेराई रीजन में यहाँ री एमर्ज हो जाती हैं या दोबारा मिल जाती हैं। और उसके बाद जो है तेराई के बाद का जो रीजन है, जो निचला हिस्सा है वो खादर होता है, और इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो भांगर रीजन कहलाता है। खादर जो रीजन है ये न्यू होता है और जो भांगर का जो रीजन है ये ओल्ड होता है, और ये एक इसे हम फ्लड प्लेन एरिया भी कहते हैं। ये जो खादर का एरिया है इसे फ्लड प्लेन एरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये निचला हिस्सा है, इसमें अक्सर फ्लड आते रहते हैं, और जब फ्लड आते हैं तो ये अपने साथ किसका डिपोजिशंस करते हैं, सिल्ट एंड सेडिमेंट्स डिपोजिट होते हैं, तो नई सोइल्स यहाँ बनती रहती है। और ये जो भांगर का एरिया है थोड़ा सा ऊपर है खादर से, तो यहाँ पर ओल्ड एल्यूवियल सोइल पाई जाती है। आई थिंक अब आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, डिसेंडेड होती हैं, और फिर कहाँ पर कौन से पार्टिकल्स को जमा करती हैं, और जहाँ पेबल्स जमा होते हैं उसके नीचे के एरिया को जहाँ से रिवर्स निकल रही होती हैं वहाँ डिसअपियर हो जाती है, इस रीजन को हम भाबर कहते हैं। और जहाँ पर री एमर्ज होती हैं, जहाँ पर वेट या स्वाम्पी एरिया भी कहा जाता है या तेराई रीजन इसको कहा जाता है, उसके बाद का जो एरिया खादर एंड बांगर में ये डिवाइड हो जाती हैं। और द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलियम, और अधिकतर जो नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा है वो ओल्डर एलियम से बना हुआ है, और दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर का हिस्सा होता है जो एरिया है, और नीचे का हिस्सा खादर होता है, ऊपर वाला भांगर होता है। एंड प्रेजेंट टेरेस लाइक फीचर्स, ये किस तरह की फीचर्स बनाता है, टेरेस लाइक फीचर बनाता है, सीढ़ी नुमा फीचर्स बनाता है। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, और इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, भांगर के नाम से जानते हैं। द सोयल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर। इस रीजन में, भांगर वाले रीजन में कैलकेरियस यानी कंकर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स हैं इस फ्लड प्लेन के, इसे हम जो नया डिपोजिशन वर्क होता है जहाँ फ्लड प्लेन्स हैं वहाँ पर क्या होते हैं, इन्हें हम खादर के नाम से जानते हैं। दे आर रीन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और हर साल ये रीन्यूड हो जाती है, एंड सो आर फर्टाइल, इसलिए ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसलिए ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी माने जाने वाली एरिया माना जाता है या प्लेन एरिया माना जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।